अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। चंद मिनट में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कुछ लोगों का, ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लें। जैसे मज़ीद लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे तो हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा अटेंडेंस के लिए। मैं जस्ट आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। आप लोग इतनी देर में अटेंडेंस मार्क कर लें। आज आप फीडबैक फॉर्म भी सबमिट कीजिएगा। ई रोज़गार की वेबसाइट से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लैब मैनेजर्स आपको गाइड कर देंगे कि कैसे उसको फिल करना है। थर्सडे और फ्राइडे को फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करना होता है। उसे मिस ना कीजिएगा। फीडबैक फॉर्म, डेली अटेंडेंस, प्रोफाइल लिंक और टेस्ट, ये 4 चीज़ें की बेस के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन अवार्ड की जाएगी एट द एंड। तो इसलिए इन चारों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। डेली अटेंडेंस लगाइएगा, वीकली आप वो फीडबैक फॉर्म सबमिट कीजिएगा और प्रोफाइल लिंक्स उसके लिए आपके साथ उम्मीद है आज शेयर कर दिया जाएगा लिंक। और टेस्ट आखिर में होगा। और टेस्ट से आप घबराइएगा नहीं, वो कोई ज़्यादा इतना अहम नहीं होगा। असल फोकस आपका स्किल्स के ऊपर होना चाहिए। आप टेस्ट में पास हो जाएं और आपको आता कुछ ना हो, स्किल्स आप क्लाइंट को कुछ डिलीवर ना कर पाएँ, तो इस ऐसे टेस्ट का पास करना कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आता है, सब बहुत कुछ आता है, इवन कि आप उससे कमाना शुरू हो गए हैं, क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो रहा है और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, तो भले आप टेस्ट आपका आगे पीछे हो जाए तो हमारा मकसूद हासिल हो जाएगा। तो इसलिए आपका फोकस अर्निंग के ऊपर होना चाहिए और लर्निंग के ऊपर होना चाहिए।
कि कैसे स्किल्स को आप सीख लें, एक्सपीरियंस हासिल कर लें, एक्सपर्ट्स बन जाएं वेब डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, और उनको लेके आप कुछ अर्न करना शुरू कर दें। तो ये मकसूद होना चाहिए आपका। और बाकी चीज़ें बहरहाल वो भी साथ साथ हैं। अटेंडेंस लिंक आपको मिल जाएगा इसी लाइव लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप में आपको नज़र आएगा। ये अब आपका फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ, ये आप ना लैब मैनेजर से कांटेक्ट किया करें। जो आपका रिस्पेक्टिव लैब मैनेजर है उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि आपकी फॉर्म फिल हुआ कि नहीं हुआ। फॉर्म फिल होने के बाद कोई ना कोई सक्सेस मैसेज यकीनन आपको दिखा होगा। अगर वो आ गया है तो आपका फॉर्म फिल हो गया, अगर वो नहीं आया तो थोड़ा सा उसको देख लें। तो अटेंडेंस के लिए आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट किया करें। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा होता हूँ। जिन लोगों ने लास्ट डे अटेंडेंस मिस की थी उनकी लिस्ट ग्रुप में शेयर की जा रही है। अटेंडेंस मिस ना करें। आपकी अटेंडेंस अगर मिस हो जाएगी तो आपके लिए ग्रेजुएट होना मुश्किल हो जाएगा। मैनेजमेंट कुछ देखती है कि 80% अटेंडेंस है तो फिर वो ग्रेजुएट कंसिडर करेगी आपको। इसलिए ज़रूरी है कि अटेंडेंस डेली बेसिस पे लगाई जाए। अगर आपको कुछ अटेंडेंस के सिलसिले में कोई प्रॉब्लम है तो आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मज़ीद रहते हैं, मैं जस्ट उनका वेट कर रहा हूँ। जैसे वो मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेंगे। 35 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया अभी। ये कौन अपनी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना चाहते हैं? पहले वेबसाइट बनाएं, फिर उसको लाइव करें, इंटरनेट पे डालें, तो फिर आप कुछ उसको सर्च कर पाएंगे। फिर उसके लिए जी मुज़म्मिलुर रहमान आप कभी आपने कुछ हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं किया, कोई बात नहीं की, कभी कोई एक असाइनमेंट दी आपने, उसके ऊपर हमें कोई फीडबैक नहीं दिया आपकी असाइनमेंट बनी है नहीं बनी। तो कोशिश करें कि आप हमसे कांटेक्ट करें, पता चले कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और फिर आपको बताएंगे। आज आप लाइव जो क्यूए सेशन होता है उसको ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। इसी तरह मायरा आरिफ, तो आप अपनी क्यूरीज़ को क्यूए सेशन एक्टिवली ज्वाइन करें, अपनी क्यूरीज़ को हमारे साथ शेयर करें। क्वेश्चंस जो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा वो ज़्यादा सीखेगा, और जो डल बन के बैठा रहेगा, वेट करता रहेगा किसी मिरेकल का, तो वो मोस्टली लोग सीख नहीं पाते इस तरीके से। काम करें, हमें दिखाएं आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। कोड करेंगे, कोड में इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जो आदमी कोड कर रहा हो और उसको प्रॉब्लम कोई ना हो। ये उसी वक्त होता है कि जब आदमी कोड करते हुए उसका वो कुछ एक्सपर्ट हो चुका होता है, उसका कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होता है कोड लिखने का, तो फिर उसको एरर्स नहीं आते, फिर उसको इश्यूज नहीं आते, फिर उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती मोस्टली।
आती हैं तो वो किसी और तरह की होती हैं और वो उनको सॉल्व भी कर लेता है। लेकिन जो न्यू कॉमर्स होते हैं, अभी सीख रहे होते हैं, तो वो अगर कोड करें तो उनको इश्यूज आते हैं। जैसा कि कल बहुत सारे लोगों ने इश्यूज बताए अपने, हमने उनको सॉल्व किया। तो डेली बेसिस पे लोग अपने कोड हमें दिखाते हैं और हम उनका कुछ ना कुछ इशू उनको सोल्यूशन बता रहे होते हैं। तो जो लोग लाइव नहीं आते, अपनी क्यूरीज को शेयर नहीं कर रहे होते, तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ यूँ ही है कि वो लोग मोस्टली सीख नहीं पा रहे होते, वो कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते, या तो वो लेक्चर भी नहीं लेते, जस्ट अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं, और या फिर वो लेक्चर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस कुछ नहीं करते। लेक्चर में से भी कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, सुनने के काबिल हैं या नहीं है, बस वो इस तरह सोच रहे होते हैं, या दो दो चार चार काम साथ में इकट्ठे कर रहे होते हैं। लेक्चर भी मोबाइल ऑन किया और लेक्चर चल रहा है और अपने कामों में मगन है। तो वो लोग मोस्टली ऐसा कर रहे होते हैं। तो मैं एक दो दफ़ा पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे आप किसी को धोखा नहीं दे रहे। ई रोजगार को आप धोखा नहीं दे सकते, मुझे आप धोखा नहीं दे सकते। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद को ही धोखा देंगे। एट द एंड ई रोजगार आपको आपकी अटेंडेंस के ऊपर, आपकी प्रोफाइल लिंक्स के ऊपर और दूसरा जो भी क्राइटेरिया उसने रखा है उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट अवार्ड कर देगा। तो सर्टिफिकेट लेके आप क्या करेंगे? मैंने पहले बताया था कि अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की 4 साल की डिग्री ने कोई फ़ायदा नहीं दिया तो ये सर्टिफिकेट भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। सिर्फ सिंपल सर्टिफिकेट लेना। इस प्रोग्राम का असल गोल ये है कि आप कुछ सीख जाएं और सीखने के बाद उस सीखे हुए से आप कुछ पैसे कमाना शुरू कर दें। तो सक्सेसफुल वो आदमी होगा जो वेब डेवलपमेंट उसको आ जाए, वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दे और उसको लेके उसकी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो जाए, क्लाइंट्स को वो सॉफ्टवेयर बना के दे और क्लाइंट उसको पे करें। ये आदमी सक्सेसफुल होगा। सही है जी। तो इस सक्सेस को हासिल करने के लिए डेली आपको ये लेक्चर अटेंड करना होगा, फिर उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के नतीजे में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपको उनका सोल्यूशन बताएंगे और एट द एंड इन 3 महीने के आखिर में इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एट द एंड 1 साल का एक्सपीरियंस आप हासिल कर पाएंगे 3 महीनों में। और ये देखें ये कितना बड़ा शॉर्टकट है कि 3 महीने थोड़ी सी जद्दोजहद करें, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। आपकी सीवी लिखी जाएगी, ये वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 1 साल का एक्सपीरियंस है। लोग कहेंगे अच्छा जी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, चलें जी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और आपका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे कि कैसे 1 साल के एक्सपीरियंस को डिफेंड करना है। वो लोग कायल हो जाएंगे कि जनाब ये वाकई ये 1 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस रखता है। बहरहाल ये उन लोगों के लिए है जो साथ साथ में चलते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमें फीडबैक देंगे और इस तरीके से चलते 3 महीने गुजारेंगे। जो अपनी मर्जी से आएंगे, लेक्चर लिया ना लिया, अटेंडेंस मार्क की और मोबाइल ऑन किया और उसको एक साइड पे रखा और अपने कामों में मशगूल हो गए और वो ये समझते रहेंगे कि हमने ई रोजगार मैनेजमेंट को, उनके ट्रेनर्स को धोखा दे दिया और उनको पता भी नहीं चला और हमने लेक्चर भी अटेंड कर लिए और अपनी उम्दा कारगुजारियाँ अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को सुनाएंगे कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ये ऐसे ही होता है, हमने ऐसा कर दिया। वो बेसिकली खुद को धोखा दे रहे होंगे। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल रही है उसको वो खो रहे होंगे। बहरहाल मैंने बहुत क्लियर किया इन बातों को। इनोसेंट सैम को कल मैंने भी बताया था कि ज़रा अपना नाम वाजे रखें, यहाँ पे फेसबुक में रियल नेम जो है वो यूज़ करें। ऐसे ही ऊट पटांग से नाम यूज़ ना करें। तो इसलिए आप रियल नेम के साथ फेसबुक को एडिट करें, अपना सही नाम उसमें रखें ताकि हम आपके साथ कम्युनिकेट भी कर पाएँ, हमें पता चले आप कौन हैं। चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को कल की वो हिना को इशू आ रहा है सर्च बॉक्स बनाने में। इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे लेक्चर के एंड में, क्यूए सेशन के अंदर।
और किसी को ये नहीं समझ में आ रहा शहजाद साहब को कि HTML कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। प्लेटफॉर्म का मुझे नहीं समझ में आया कि कौन से प्लेटफॉर्म से HTML स्टार्ट करेंगे, ये क्या मतलब है इसका। तो काइंडली QA सेशन में तशरीफ लाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी इस मतलब क्या है इसका। और कुछ चीज़ें आगे आने वाली हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी उनका पता चल जाएगा। तो जनाब आपके भाई की आईडी है तो आप अपनी क्यों नहीं बना लेते। फेसबुक आईडी बनाना कौन सा रॉकेट थ्योरी है जो आप बना नहीं पा रही। 1 मिनट में फेसबुक आईडी बन जाती है। तो भाई का भी तो कोई नाम होगा ना वो। बहरहाल मैनेजमेंट के साथ आप इसको डिस्कस करें, कम से कम मुझे एक रियल नेम तो चाहिए ना, कम से कम वो जो चलें जी अब हम शुरू करते हैं। मैंने बताया था लैब में क्यूरीज को हम लास्ट में आंसर करेंगे। तो कल हमने जहाँ से लेक्चर को एंड किया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि CSS लिखने का तीसरा मैकेनिज्म कौन सा है। और फिर हम CSS में बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन को देखेंगे। बहुत अहम टूल्स हैं बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन। मोस्टली इन्हीं से चीज़ें सेटल हो रही होती हैं। बाकी तो आसान सी चीज़ें थी। अलबत्ता बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन ज़रा अहम है, तो उनको ज़रा समझ लीजिएगा कि वो क्या हैं। पहले जल्दी से मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, इनको देख लेते हैं। इनमें कोई नई चीज़ हुई तो हम उसको देख लेंगे और फिर उसके बाद हम कोड फाइल पे आते हैं। तो ये डिव स्ट्रक्चर है CSS में। हमने शायद एक आध दिन हल्की सी 1-8 मिनट में बात की थी। डिव स्ट्रक्चर क्या होता है। मोस्टली जो HTML लिखी जाती है वो डिव स्ट्रक्चर में लिखी जाती है। डिव स्ट्रक्चर क्या होता है। डिव एक कंटेनर होता है। डिव एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या चीज़ है, जैसे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई उसको रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह होती है। आप बाजार जाते हैं, चीज़ें लेने जाते हैं तो आपको थैले में डाल के देते हैं। आपके घर में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर चीज़ के लिए आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक जगह बनाई हुई है, वो चीज़ उसी में रहती है। तो इसी तरह HTML जो टैग्स होते हैं उनके लिए एक कंटेनर बनाया गया, एक जेनेरिक कंटेनर बनाया गया। जैसे हर दुकान वाले के पास में शॉपर होते हैं, जो भी चीज़ आप उससे खरीदें वो उसके मुनासिब एक शॉपर निकालता है, उसमें डालता है और आपको पकड़ा देता है। तो हर दुकान वालों के पास थैले और शॉपर रखे होते हैं, वो उनमें डाल डाल के चीज़ें देते रहते हैं। तो इसी तरह HTML में जब हम टैग्स को खूबसूरत करना चाह रहे होते हैं तो हम डिव स्ट्रक्चर के अंदर उनको रखते हैं। डिव टैग लगाते हैं, उसके अंदर HTML टैग को डाल देते हैं और डिव टैग एक कंटेनर होता है। और फिर हम जो भी CSS लगाते हैं वो डिव टैग के ऊपर लगाते हैं ताकि वो कंटेनर के अंदर जो भी HTML पड़ी हुई है वो ज़रा ऑर्गेनाइज रहे, वो खूबसूरत दिखे। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। फिर यूँ किया जाता है, हर टैग को डिव के अंदर रखा जाता है। फिर ये कोशिश की जाती है जो सिमिलर टैग होते हैं HTML के, जो सिमिलर टैग्स होते हैं। सिमिलर टैग होने का क्या मतलब है, ये ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ज़रा फेसबुक का एक पेज है, आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें सिमिलर टैग्स क्या हो सकते हैं, ये देखें। ये ऊपर हेडर है, ये ऊपर वाला हेडर है, ये नीचे वाली एक बॉर्डर के नीचे वाला हेडर है। हेडर के 2 पोर्शन बनाए हुए हैं। तो एक डिव इन सारे के सारे HTML टैग्स को जो हेडर के अंदर डिफाइन किए गए हैं, एक डिव इन सब को होल्ड करेगा। एक डिव के अंदर ये सारा कुछ रखा जाएगा। फिर एक इनर डिव होगा उसके अंदर, यानी जैसे आप यूं समझ लें शॉपर के अंदर एक शॉपर होता है। दूध वाले के बाद आप जाते हैं, वो एक छोटे शॉपर में आपको दूध या दही डालता है, उसके ऊपर गिठान लगाता है, फिर उसको एक बड़े शॉपर में डाल देता है। और कभी ऐसा होता है कि 2-3 चीज़ों को वो इकट्ठे एक शॉपर में डाल देता है। तो भी सेम कंडीशन डिव टैग की है कि ये 3-4 टैग हेडर के, पहले पूरे हेडर को एक डिव में रैप कर लिया। फिर उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन वाले जितने टैग्स हैं इन सबको एक डिव में रख लिया, क्योंकि ये सिमिलर हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं और सब हेडर में है। फिर नीचे वाली लाइन में ये जितने टैग्स नजर आ रहे हैं, जो कुछ भी है, बटन है, टैग्स हैं, जो कुछ भी है, ये सब कुछ एक डिव में रख लिया। तो ये चूंकि रेलिवेंट है तो इसलिए इनको एक डिव में रख लिया। ये साइड बार है, साइड बार वाले ये जितने भी टैग्स हैं, जो कुछ भी ये नजर आ रहा है,
ये एक डिव में चला जाएगा कि क्योंकि ये साइड बार है। इसी तरह ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी के लिए एक डिव हो जाएगा और इस तरीके से सारी के सारी पेज को डिव्स के अंदर हम वो सेटल कर देंगे, डिव्स के अंदर उसको रखेंगे, सारे के सारे HTML डिव्स के अंदर लगाई जाएगी और डिव में ये देखा जाएगा कि जो रेलिवेंट टैग्स हैं जो एक खास जगह को पॉइंट कर रहे हैं उनको एक डिव में रख लिया जाए और दूसरों को दूसरे डिव में रख लिया जाए। तो बहरहाल ये कुछ डिव स्ट्रक्चर की कुछ तफसील थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे जब हम मजीद HTML में कोड करेंगे, HTML CSS और PHP को लेकर चलेंगे तो मजीद आपको डिव स्ट्रक्चर समझ में आएगा। कुछ इसकी एग्जांपल दी गई है, ये डिव को स्टार्ट कर दिया, डिव को एंड कर दिया और डिव के अंदर ये देखें नीचे वाले डिव के अंदर दो टैग्स लगा दिए, H1 और P टैग, दोनों को एक डिव में रख दिया, दोनों सेम एक जगह पे कहीं आ रहे होंगे तो इसलिए उनको एक टैग में रख दिया, कभी एक कभी दो, जितने भी जो
अस्सलाम वालेकुम। चलिए, कुछ लाइट का इशू था जिसकी वजह से इंटरनेट भी बंद हो गया। हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से एंड किया था। तो हम बात कर रहे थे डी स्ट्रक्चर की। तो डी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बात कंप्लीट हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आईडीज और क्लासेस क्लासेस हमने यूज़ करके देखी थी। सीएसएस ही चल रही है। जी, क्लासेस हमने कुछ यूज़ करके देखी थी। कल हमने क्लास देखा था। क्लास क्या चीज़ है। क्लास डॉट ऑपरेटर से बनती है। आज थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्लास क्यों यूज़ की जाती है। तो क्लास आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में पढ़ा होगा कि क्लास क्या चीज़ है। तो बेसिकली क्लास रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला, ऊप वाला। तो क्लास ये करती है कि रीयूजेबिलिटी को इन्हांस करती है। हम ये चाहते हैं कि कुछ टैग एक जैसे नज़र आएं, तो हम वो एक जैसा डिज़ाइन, वो खूबसूरत सा डिज़ाइन एक क्लास के अंदर किसी टैग के लिए डिफाइन कर लेते हैं। एक टैग को खूबसूरत बना लेते हैं। फिर उसके बाद उस टैग के वो सारे के सारा कोड उठा के एक क्लास में डाल लेते हैं। फिर जहाँ जहाँ वो खूबसूरती सेम वैसी खूबसूरती रिक्वायर्ड होती है, वो क्लास के नाम के साथ हम उसको उस सारी की सारी खूबसूरती को रीयूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं एक हेडिंग जो है उसका कलर यूँ, उसका कलर ब्लू होना चाहिए, उसका साइज़ जो है वो एक ख़ास लेवल का होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए, वो इटैलिक होनी चाहिए, वो बोल्ड होनी चाहिए, और इस तरह की 4-5 चीज़ें हम उसके ऊपर मज़ीद वो अपर केस में दिखनी चाहिए। ये सारा काम हम CSS में करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी हेडिंग्स हमारे पेज में यूज़ हो रही हैं और हम उन सब को सेम ऐसा ही करना चाह रहे होते हैं, या उनमें से चंद को एक जैसा स्टाइल देना चाह रहे हैं। तो फिर हम ये सारा के सारी CSS एक क्लास में लिख लेते हैं, और जब भी वो हेडिंग टैग कहीं पे यूज़ होगा वहाँ पे उस क्लास, वो हेडिंग की क्लास उसको असाइन करते रहेंगे, और इस तरीके से हमारा काम चलता रहेगा। इसी तरह आगे ये देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, एक फ्रूट की क्लास लिखी गई है, यहाँ पे एक वेजिटेबल की क्लास लिखी गई है। फ्रूट की क्लास के लिए कुछ उन्होंने कहा कि फ्रूट जितने भी हैं वो रेड होंगे, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो ग्रीन होंगी। तो अब फ्रूट की क्लास के अंदर तमाम वो कोड CSS की प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं जो टेक्स्ट को रेड कर दें। तो इसलिए हर फ्रूट की क्लास के ऊपर फ्रूट, जहाँ पे फ्रूट लिस्ट में आ रहा है वहाँ पे फ्रूट की क्लास दी गई है, और जहाँ पे वेजिटेबल आ रहा है वहाँ पे वेजिटेबल की क्लास दी गई है, और हर एक का कलर अलग अलग है। ये देखें यहाँ पे नीचे वो CSS भी आपको दिख रही है। बहरहाल ये थोड़ा सा क्लास क्या होती है। आईडीज भी एज ए सिलेक्टर यूज होती हैं। सिलेक्टर दो कल हमने किसी ने कहा था, सिलेक्टर्स पे हमने बात कर रहे थे। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, वो सिलेक्टर्स में क्लासेस आती हैं, सिलेक्टर्स में आईडीज आती हैं। सिलेक्टर्स क्या चीज़ें हैं। सिलेक्टर्स का टर्म कुछ इस सेंस में यूज़ की जाती है कि आप किसी HTML टैग को सिलेक्ट करते हैं CSS लिखने के लिए। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। किसी HTML टैग को आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर CSS लिखना शुरू कर दें। तो मुख्तलिफ सिलेक्टर्स यूज़ होते हैं किसी भी HTML टैग को सिलेक्ट करके CSS लिखने के लिए। उनमें से एक सिलेक्टर क्लास था,
एक सिलेक्टर आईडी है, उसकी आईडी आप दे दें, यूनिक आईडी उसको दे दें, और फिर उस आईडी को लेके आप सीएसएस लिखें। हम अभी देखेंगे कि आईडी को लेके सीएसएस कैसे लिखते हैं। क्लास को लेके सीएसएस कल हमने लिखना देखी थी, आईडी को लेके सीएसएस आज हम देखेंगे। और एक तीसरा टैग सिलेक्टर्स के अंदर यूं यूज होता है कि HTML, वो खुद जो HTML टैग है उसी को एज ए सिलेक्टर यूज कर लिया जाता है। तो जहां जहां वो टैग यूज होगा उसकी सेम सीएसएस अप्लाई होती चली जाएगी। तो इसको भी हम ही देखेंगे कि HTML टैग इटसेल्फ एज ए सिलेक्टर कैसे यूज होगा, इसकी एग्जांपल भी आज हम थोड़ी देर में देख लेंगे जैसे स्लाइड्स एंड होती हैं। मेरा कल की स्लाइड्स में वो कुछ दिखा भी था लेकिन मैंने उसको मेंशन नहीं किया था क्योंकि हमने कल पढ़ना नहीं था उसको। इनलाइन स्टाइलिंग कल हमने देख ली थी, इनलाइन स्टाइलिंग कैसे होती है ये उसकी एग्जांपल थी, आपको नजर आ रही है यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग की एग्जांपल। इंटरनल स्टाइलिंग भी कल हमने देखी थी, ये उसकी एग्जांपल है। हेड पोर्शन के अंदर स्टाइल का कीवर्ड लगाया और फिर दरमियान में जितनी भी स्टाइलिंग लगानी है वो लगाई। यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे ये दो एग्जांपल तो आपको नजर आ रही हैं, बॉडी और उसके ऊपर सीएसएस लिखी गई है। ये जरा इसको जरा देखिएगा, ये सिलेक्टर है, HTML टैग को एज ए सिलेक्टर यूज किया गया। तो HTML का एक टैग है बॉडी, बॉडी के ऊपर ही ये सीएसएस लगा दी गई कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो होगा वो येलो होगा, सारे के सारा पेज येलो कलर का दिखना चाहिए, तो बॉडी के ऊपर ही ये सीएसएस लगा दी गई। इसी तरह पी टैग को एज ए सिलेक्टर यूज कर लिया गया। पहले तो हमने डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास यहाँ पे लिखी थी ना कल, आज ये एग्जांपल है कि पी टैग को ही एज ए सिलेक्टर यूज कर लिया। तो जितने पी टैग होंगे हमारे पेज में यूज होंगे सबका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ऐसे कभी HTML टैग को ही एज ए सिलेक्टर यूज कर लिया जाता है, मतलब यह है कि उसके ऊपर CSS लेके लिख दी जाती है और जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर वो टैग यूज होंगे वो सब सेम स्टाइल के हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल है HTML टैग को एज ए सिलेक्टर यूज करना। ये देखें यहाँ पे लिखा भी है H1 टैग एज ए सिलेक्टर है और ये प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और वैल्यू ये कुछ सिंटैक्स को क्लियर किया गया है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये आज हम बना के देखेंगे कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे लिखी जाती है। रिकमेंडेड वे है, इसी तरीके से CSS लिखी जाती है एक्सटर्नली। तो इसको अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं, ये अभी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी मल्टीपल स्टाइल शीट्स हो सकती हैं, डेप्रिकेट टैग एंड एट्रीब्यूट्स, ये कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट डेप्रिकेट हो चुके हैं तो इनको यूज़ ना किया जाए। बहरहाल आईडीज़ भी आपको कुछ बता रही होंगी साथ साथ में, फाउंड, सेंटर और ये स्ट्राइक, ये डेप्रिकेट हो चुके हैं। चलेंगे मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग, अभी हमने शुरू में इसकी बात की थी, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। बेसिकली ये पेज की लेआउट को डिफाइन करते हैं। ये एक बॉक्स लेआउट है, इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। देखें जी, चलें इस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं दोबारा। ये तीनों इसी स्लाइड में बात कर लेते हैं, स्लाइड बहुत उम्दा बनाई गई है। तो देखें ये एक बॉर्डर है, ये HTML टैग है, कोई भी HTML टैग, ये दरमियान में लिखा हुआ है, आई अप्रिशिएट, उसके अंदर कुछ भी है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि इसको ये P टैग है, P टैग में ये कुछ टेक्स्ट लिखा गया है। तो हर टैग का एक एरिया होता है जिसके अंदर उसने आना होता है, वो एरिया बॉर्डर डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर लगा दिया या ये बॉर्डर लगा, ये बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर यहाँ पे दिखाया गया है। ये बॉर्डर है, ग्रीन में जो नजर आ रहा है ये बॉर्डर है, आप ग्रीन वाले को बॉर्डर समझें। इसके अंदर ये P टैग लिखा गया है। तो अब जरा मार्जिन और पैडिंग के दरमियान फर्क समझिएगा। हर टैग का एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर उस एरिया को बोलते हैं जिस एरिया के अंदर वो टैग लाई कर रहा होता है। हर टैग का एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर उस टैग के लिए वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर वो टैग इटसेल्फ होता है। तो बॉर्डर से ऊपर जितनी भी चीजें हैं, बॉर्डर से बाहर पैडिंग होती है और बॉर्डर से अंदर बॉर्डर से बाहर मार्जिन होता है और बॉर्डर के अंदर पैडिंग होती है। जरा देखिएगा,
ये पैडिंग है बॉर्डर के अंदर वाले एरिया में, यानी बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, थोड़ा आगे करना है, थोड़ा पीछे करना है, थोड़ा बॉर्डर के अंदर ऊपर करना है, थोड़ा नीचे करना है, तो उसकी जो एडजस्टमेंट होगी बॉर्डर के अंदर रहते हुए तो वो पैडिंग के जरिए से होगी। तो देखें चारों तरफ से सेम उसको सेंट्रलाइज किया गया, तो ये पैडिंग के जरिए से होगा। पैडिंग एक प्रॉपर्टी होगी, अभी हम इसको यूज करके देखेंगे। और ये बॉर्डर आ गया और ये बॉर्डर से बाहर मार्जिन है। तो मार्जिन एक HTML टैग है, ऊपर वाले टैग से वो कितना ऊपर होगा, कितना नीचे होगा, कितना साइड लेफ्ट राइट और लेफ्ट टैग से वो कितना आगे पीछे होगा, ये मार्जिन से डिफाइन करते हैं। बहरहाल ये एक बॉक्स था, बस इतनी इस स्लाइड में इतना समझिएगा कि बॉर्डर के अंदर अगर स्टाइलिंग करनी है, किसी भी टैग के बॉर्डर के अंदर रह के उसकी स्टाइलिंग करनी है, उसको एडजस्ट करना है तो पैडिंग के जरिए से करेंगे, और बॉर्डर से बाहर अगर उसकी एडजस्टमेंट करनी है तो मार्जिन के जरिए से होगी। तो अभी हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इनको गुजार देता हूँ, ज्यादा हम चीज़ों को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ते, थ्योरेटिकली चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो इसलिए मैं इन स्लाइड्स को ज़रा तेज़ी से गुजार रहा हूँ और आगे जाके हम इसको खुद पढ़ेंगे। ये फ्लोट एट्रीब्यूट है, उम्मीद प्रॉपर्टी या उम्मीद है इसको आपने पढ़ लिया होगा। फ्लोट राइट लेफ्ट, ये चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोलिंग फाउंट्स को कंट्रोल किया जाता है। फाउंट्स के लिए फाउंट फैमिली होगी, फाउंट साइज होगा, फाउंट वेट होगा, फाउंट स्टाइल, स्ट्रेच, वेरिएंट और साइज एडजस्ट। ये फाउंट को लेके कुछ प्रॉपर्टीज थी। फाउंट फैमिलीज कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ बताई गई हैं। फाउंट फैमिली एरियल है, टाइम्स है, कॉरियर है, सैन सेरिफ है और इस तरह बहुत सारी हैं। फाउंट साइज प्रॉपर्टीज हैं, हम इन पे कुछ थोड़ी देर में बात करेंगे। और चलेंगे, ये बुक स्टेप पे अभी चलेंगे, बुक स्टेप को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए हम अपनी स्लाइड्स को इधर ही एंड करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कोड के अंदर। हमारा सबसे पहला टास्क यही होगा कि हम ज़रा ना एक्सटर्नली CSS लिखें पहले। तो पहले हम एक्सटर्नली CSS लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये कल हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, हम उसी को आगे लेके चलते हैं। मैं इसको ब्राउज़र में ओपन भी कर लेता हूँ। ये CSS लगी हुई है, बहुत सिंपल सी और आसान सी CSS है। हम इसको थोड़ा सा इन्हांस भी करेंगे आज, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नली CSS कैसे लिखी जाती है। एक्सटर्नली CSS क्या होती है, देखें ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। अभी तो इसमें 2-4 चीज़ें ही है ना, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ खास चीज़ें नहीं है अभी तो हमने एक हेडिंग लगाई हुई है, एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। बाद में तो ये पूरा पेज बनेगा और फुल फ्लैग पेज बनेगा, और फुल फ्लैग पेज जो होगा उसमें बहुत लंबा HTML का कोड लिखा होगा। अगर हम यूं करना शुरू कर दें कि HTML कोड भी इसी फाइल में डालना शुरू कर दें और CSS कोड भी इस फाइल में डालना शुरू कर दें, तो हमारी जो फाइल है वो कम्प्लेक्स हो जाएगी। हमें बाद में उसको एडिट करने में, बाद में उसको रीड करने में दुश्वारी होगी, समझ नहीं आ रही होगी CSS कहाँ स्टार्ट हो रही है, HTML कहाँ स्टार्ट हो रही है, और चीज़ें एक ही जगह में, एक ही अलमारी के अंदर सारी चीज़ें घुसेड़ देना, और फिर बाद में उनको ढूंढने में दुश्वारी होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, तो जो लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, उनको चीज़ें मिलती भी ज़रा मुश्किल से हैं। फिर वो लोग ज़रा ये कह रहे होते हैं कि जनाब जब चीज़ चाहिए होती है वक्त तो वो मिलती नहीं, और जब नहीं चाहिए होती तो वो आगे पीछे पड़ी रहती है। तो वो वजह उसकी यही होती है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा जाता, हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह नहीं सेट की जाती है और वहाँ पे उसको रखा नहीं जाता। तो सेम सिनेरियो हमारे इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ भी है। अगर हम सारी तरह के HTML CSS कोड एक ही फाइल में डालना शुरू कर देंगे तो फाइल बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगी, कोड बहुत बढ़ जाएगा, और हमें HTML और CSS को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। HTML ढूंढेंगे, उसकी CSS रेलिवेंट ढूंढेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ज़बरदस्त तरीका ये है कि HTML एक डॉक्यूमेंट के अंदर हो, एक फाइल के अंदर हो, CSS सारी की सारी अलग फाइल के अंदर हो। CSS HTML वाली डॉक्यूमेंट में ना रखी जाए, बल्कि CSS के लिए एक फाइल ही अलग बनाई जाए। तो अभी हम ये करते हैं कि CSS के लिए एक फाइल अलग बनाते हैं और फिर ये सारी CSS उठा के उधर डाल देते हैं। ये देखें जी, CSS एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट की Ctrl+N के साथ। आप यहाँ से जाके फाइल न्यू, यहाँ पे न्यू फाइल यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने Ctrl+N किया तो ये न्यू फाइल क्रिएट होगी। Ctrl+S किया तो इसको पहले सेव कर लेते हैं।
सेव करते हैं डेस्कटॉप पे ही। मैं इसको कह देता हूँ style.css, main.css, कोई भी नाम आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहें। मैं इसको style.css, ये चूंकि css फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन जो होगी ना वो .css होगी। नाम आप जो भी रखें उसके बाद .css आएगा। तो मैंने इसका नाम स्टाइल रखा और एक्सटेंशन इसकी .css आ गई। तो आप भी यूं ही कीजिएगा, नाम आप जो भी रखें, जब CSS फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो CSS आएगी। तो CSS एक्सटेंशन के साथ उसको अब हम यूं करते हैं कि जितनी भी CSS वहाँ पे हमने लिखी हुई थी वो सारी की सारी उठा के यहाँ डाल देते हैं और हम ना अपनी HTML फाइल को CSS से खाली कर देते हैं। हम आइंदा से ये तय करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में सिर्फ HTML होगी। कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। चलेंगे, दो ही क्लासेस यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। डॉट ऑपरेटर क्लास लिखने के लिए होता है, डॉट ऑपरेटर के बाद क्लास का नाम आता है और करली ब्रैकेट्स के दरमियान सारी की सारी क्लास की बॉडी होती है। जितने भी CSS प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है वहाँ पे लिखनी है। इसी तरह ये दूसरी क्लास है टेबल स्टाइल, और डॉट ऑपरेटर ये बता रहा है कि ये टेबल स्टाइल एक क्लास है और ये डॉट ऑपरेटर के बाद उसका नाम आ रहा है और उसके बाद उसकी बॉडी आ रही है। ये CSS लिखने का एक स्टाइल है। अब हम जरा चलते हैं, और इसको स्टाइल को हमें अब नहीं चाहिए क्योंकि हमने अपनी CSS यहाँ पे लिखनी नहीं है, तो स्टाइल के ये टैग को भी डिलीट कर देते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं और चल के अपने पेज को देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। चलें जी, हमारी सारी की सारी CSS गायब हो चुकी है। यहाँ पे एक CSS लिखी हुई है H टैग के ऊपर, H1 टैग के ऊपर हमने CSS लगाई हुई है और इसको हमने कहा कि ये हेडिंग होगी, और इसकी अलाइनमेंट को भी यहाँ से अभी उड़ा देते हैं थोड़ी देर में। हम ये भी सारा CSS में ही हम करेंगे। क्लास, इसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। क्लास हेडिंग कहाँ पे है? हमने अभी पहले तो यहाँ पे हेड पोर्शन में थी, अब हमारे पास ये style.css के अंदर मौजूद है और ये हेडिंग क्लास है, ये उसका नाम है। ये पूरा का पूरा नाम उठा के हमने यहाँ पे डाला हुआ है क्लास के टैग की वैल्यू में, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में। और इसी तरह टेबल, ये टेबल का एक टैग है और उसके अंदर हमने ये क्लास के एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर टेबल स्टाइल, जो हमने यहाँ पे टेबल स्टाइल की क्लास बनाई है उसको यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो मतलब ये है कि यहाँ से ये सारी की सारी CSS उठ के इस टेबल टैग के ऊपर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अभी हमने ये जब HTML डॉक्यूमेंट लोड होता है, ये देखें रिफ्रेश हुआ, लोड हुआ, तो इस डॉक्यूमेंट को ये हेडिंग क्लास कहीं मिली नहीं, इस टेबल टैग को भी ये टेबल स्टाइल क्लास कहीं मिली नहीं, और वो ढूंढ कहाँ पे रहा है? इसी पेज पे, इसी फाइल में ढूंढ रहा है। इस फाइल में हमने रखी नहीं है, उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, उसको मिल नहीं रही। तो अब हमने जस्ट ये करना है कि अपने इस डॉक्यूमेंट को, इस फाइल को बताना है, intro.html को बताना है कि जो CSS है ना वो इस पेज में ना ढूंढो, CSS style.css में जाके ढूंढो। CSS हमने style.css में अब रखना शुरू कर दिया है, तो ये उसको बता देंगे, तो ये हमेशा फिर style.css में जाके CSS को सर्च करेगा। तो चलते हैं जी, इसको बताते हैं, अपनी स्टाइल CSS को इस पेज के साथ लिंक करते हैं। ये लिंक करने का तरीका है जी, जरा लेस देन साइन एक टैग यूज होता है लिंक, ये लिंक का टैग है, ये लिख दिया मैंने। दोबारा आपके सामने इसको लिखता हूं, इसको डिलीट करते हैं। देखिएगा जी, लेस देन साइन LI लिंक, वो साथ ही दो ही LI के लिए लिस्ट भी यूज होता है और लिंक भी यूज होता है, और मैंने लिख दिया, एंटर किया तो वो सारा का सारा खुद ही उसने डिस्प्ले कर दिया। href टैग इसमें आ रहा है। href टैग के अंदर हम अपनी style.css का पाथ देंगे। हम इस डॉक्यूमेंट को बताएंगे कि style.css हमारी CSS वाली फाइल कहाँ पड़ी है। तो अब जरा देखिएगा, मैंने जो CSS फाइल बनाई है वो वहां पे रखी है जहां पे मैंने HTML डॉक्यूमेंट रखा हुआ। ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे ये style.css, मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव किया था। ये दोनों एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, तो अब मुझे इसको जस्ट इसका नाम ही पास करना होगा, जैसा कि हमने पहले इमेज में पाथ दिया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। क्योंकि सेम जगह पे ये दोनों पड़ी हुई हैं
तो यहाँ पे बस स्टाइल का नाम ही दे दें, स्टाइल डॉट सी एस एस का। तो इसको स्टाइल डॉट सी एस एस मिल जाएगी और हमारा पेज जो है ना वो स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। ये देखेंगे वो सी एस एस उसकी वापस आ चुकी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं। मज़ीद आगे चल के हम ये देखते हैं कि एक तो हमने देख लिया एक्सटर्नली सी एस एस कैसे लिखते हैं। अब सारी की सारी सी एस एस इस पेज पे आती चली जाएगी और स्टाइल डॉट सी एस एस में, और एच टी एम एल सारे इस पेज पे रहेगी। अब हम ज़रा बॉक्स मॉडल को पढ़ते हैं। बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है? बॉक्स मॉडल को समझने के लिए ज़रा तवज्जो से दोबारा हम एग्जांपल से बॉक्स मॉडल को समझने लगे हैं, तो इसलिए आप ज़रा साथ रहिएगा, तवज्जो से इसको देखिएगा। CSS लिखने के लिए ना इंस्पेक्ट एलिमेंट से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप हमेशा इसी के अंदर लिखें तो आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे तरीके से CSS लिख पाएंगे। हाँ शहजाद साहब, आपने शुरू किया, हमारे वो मिस कर दिए हुए लेक्चर। तो ये सबलाइम टेक्स्ट इसको बोलते हैं। गूगल में जाके सबलाइम टेक्स्ट आप लिखें, आपको मिल जाएगा सबलाइम टेक्स्ट। ये देखें, बहरहाल ये क्यूरी ज़रा, ये सबलाइम टेक्स्ट 3 मैंने ये शुरू के लेक्चर्स में बताया था, सबलाइम टेक्स्ट 3। और यहाँ से फिर जाके इसको डाउनलोड करें, विंडोज 64 बिट वाला, ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उम्मीद है इंस्टॉलेशन तो आपको आती होगी। अब ये ना पूछिएगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। चलें जी, ये एक बस ऐसे ही आंसर कर दी, वैसे वरना तो क्यूरीज को ना क्यूए सेशन में आंसर करते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे कि अब हम ज़रा बॉक्स मॉडल को ज़रा समझ लेते हैं। बॉक्स मॉडल क्या है? बॉक्स मॉडल के लिए मैंने बोला कि असल में सी एस एस हमेशा इंस्पेक्ट एलिमेंट में लिखें, ये आपको हेल्प करेगा। अभी हमने सी एस एस लिखनी है। हम बॉक्स मॉडल को समझने के लिए ज़रा मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना हेडिंग है, हेडिंग को मैं मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं हेडिंग टैग को सिलेक्ट करता हूँ। पहले यहाँ से ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरा एरो है, माउस है, इसको ज़रा देखिएगा। इस कर्सर को मैं एक दफ़ा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये इसके ऊपर मैं ले गया अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली लाइन के ऊपर। इस पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नीचे देखिए HTML पोर्शन में HTML, वो HTML सिलेक्ट हो चुकी है जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यानी H1 टैग सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर जितनी भी मैं CSS लिखना चाहूँगा वो लिख पाऊंगा। यहाँ से टॉप पे एलिमेंट डॉट स्टाइल आ रहा है, इसके अंदर जाके अब हम CSS लिखते हैं। तो और CSS में हम समझना चाह रहे हैं कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल में हमने कहा था बॉर्डर सबसे पहले आता है, बॉर्डर से आपको चीजें समझ में आएंगी। बॉर्डर सॉलिड कर दिया मैंने, देखें ये हो गया बॉर्डर सॉलिड। ये HTML टैग है, इसके ऊपर ये इसका अपना कंटेनर आपको नजर आ रहा है। HTML टैग है H1 का ये अपना कंटेनर है जो बॉर्डर के जरिए आपको नजर आ रहा है। हमने कहा था कि अगर हम बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाहें तो उसके लिए पैडिंग यूज होगी। बॉर्डर के अंदर रहते हुए टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाहें तो पैडिंग यूज होगी। तो अभी हम इसके ऊपर पैडिंग लगाते हैं, आपको नजर आएगा कि पैडिंग कैसे यूज की जाती है। मैं पैडिंग के लिए P लिखता हूँ, वो देखें पैडिंग उसने खुद ही मुझे बता दिया कि पैडिंग के लिए कितने टैग्स मौजूद हैं। हम ज्यादा टैग्स यूज नहीं करते, हम सबसे पहले टॉप पैडिंग देखते हैं। पैडिंग टॉप से पैडिंग कितनी होनी चाहिए, ये देखिएगा। टॉप पैडिंग मैंने लिख ली। आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यूज भी यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन मैं वो उनको नहीं लिखता, मैं 10 पिक्सल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टॉप से 10 पिक्सल इसको होना चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल डाला तो आप देखें टॉप लाइन से, बॉर्डर की जो ऊपर वाली लाइन है उधर से ये 10 पिक्सल नीचे हो गया। मैं मजीद अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि बॉर्डर के अंदर रहते हुए ये हेडिंग टैग जो है वो एडजस्ट हो रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। चलें जी, मैंने टॉप से इसको कहता हूँ कि टॉप से 25 पिक्सल काफी है। अब मैं जरा बॉटम पैडिंग इसको देता हूँ, यहीं पे रहते हुए
पैडिंग। अब मैं बॉटम से आता हूँ, बॉटम नीचे वाले एरिया से ये कितना ऊपर होना चाहिए। मैं इसको 10 पिक्सल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। अब 10 से, और मैं जितने इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मुझे नजर आ रहा है मैं साथ में अपने वो उसके जरिए से जो एरो ऑपरेटर्स हैं उनके जरिए से अप डाउन कर रहा हूँ, जिससे वो इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो जहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है मैं वहां पे उसको छोड़ दूंगा। इसको भी मैं नीचे से भी 25 पिक्सल रख लेता हूँ। तो टॉप और राइट से ये 25 पिक्सल हो गई। तो ये बॉर्डर के अंदर रहते हुए अगर टेक्स्ट को आपने एडजस्ट करना है तो उसके लिए ये यूज होगी पैडिंग। अब मैं चाहता हूं कि जरा ना इसको राइट और लेफ्ट से ना इसके बॉर्डर के बाहर से इसको कुछ एडजस्ट करूं। बॉर्डर के बाहर से मैं ये चाहता हूं कि ये जो बॉर्डर राइट साइड को टच कर रहा है, ये जो बॉर्डर लेफ्ट साइड को टच कर रहा है, ये वहां टच नहीं करना चाहिए, ये नीचे वाले बॉर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए ये चूंकि बॉर्डर से बाहर से इसको एडजस्ट करना है तो इसके लिए मार्जिन आएगा। बॉर्डर के बाहर से इसको एडजस्ट करना है तो मार्जिन। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जरा ये वाली बॉर्डर जो है वो इस वाले बॉर्डर के इक्वल आ जाए। ये बहुत बाहर जा रहा है तो इसको बराबर लाना है तो मार्जिन लाना पड़ेगा। और मार्जिन कौन सा होगा? सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले मार्जिन को देखते हैं, इसको आगे लेके आते हैं किसी तरीके से, लेफ्ट मार्जिन लगाते हैं, लेफ्ट साइड से बॉर्डर को थोड़ा सा आगे लाते हैं। मार्जिन मैंने एम लिखा, मार्जिन की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। मैं मार्जिन लेफ्ट को सिलेक्ट करता हूँ पहले, मार्जिन लेफ्ट, और 10 पिक्सल इसको भी देखता हूँ और फिर स्टार्ट होते हैं हम लोग। चलिए 10 से मैं जैसे जैसे इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप बॉर्डर आगे आता चला जा रहा है। जरा जल्दी से कर लेते हैं ताकि चीजें जल्दी हो जाएं। देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया, अब इसके इक्वल आ रहा है। अब लेफ्ट साइड का बॉर्डर तो एडजस्ट हो गया, अब हम लेफ्ट राइट साइड वाले बॉर्डर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्जिन राइट, ये नीचे राइट मार्जिन आ रहा है और इसको भी मैं 50 पिक्सल रखता हूँ। चलेंगे अब इसको मैं इंक्रीज करता चला जाता हूँ और ये आप देखिएगा आपके सामने ये भी एडजस्ट होता चला जा रहा है। उम्मीद है बॉक्स मॉडल आपको समझ में आ गया होगा कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ये कैसे यूज होते हैं। तो मार्जिन और पैडिंग का फर्क भी समझ में आ गया, बॉर्डर भी आपको समझ में आ गया, बॉर्डर क्या चीज होता है, मार्जिन और पैडिंग कैसे होती है। सारी की सारी सीएसएस ना इन तीन चीजों के ऊपर बेस करती है। सीएसएस में सबसे ट्रिकी काम यही होता है। चलेंगे अब हम आगे कुछ और देखते हैं, बॉक्स मॉडल। अब जरा देखिएगा, मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको जरा इसका ग्राफ दिखाता हूँ या कुछ रियल टाइम में इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे ये बॉर्डर आपको नजर ये आ रहा है, नजर बॉक्स पूरा का पूरा। ये बॉक्स किसका है? इस H1 टैग का बॉक्स है। H1 टैग का बॉक्स बता रहा है कि ये यहाँ पे ये H1 है दरमियान में, और ये उसकी पैडिंग ऊपर देखें 25 पैडिंग रखी थी टॉप वाली, 25 पैडिंग हमने बॉटम से उसकी रखी थी, तो यहाँ पे नजर भी आ रही है सही। तो पैडिंग इतनी है। फिर हमने मार्जिन रखा था लेफ्ट और राइट मार्जिन, ये देखें 187 नजर आ रहा है आपको, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो ये दरमियान में बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर पैडिंग है और पैडिंग से बाहर ये मार्जिन है सही जी। ये बॉर्डर, ये पैडिंग और ये मार्जिन, और मार्जिन में और पैडिंग जो जो मैंने उधर वैल्यूज उसकी रखी हैं वो यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है सही जी। और अब आपको मजीद कुछ ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मार्जिन होता है वो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से पोजीशन करने में काम देता है, और जो पैडिंग होती है वो विद इन कंटेनर उसको एडजस्ट करने में, उसको पोजीशन करने में हेल्प करती है। चलें ये हमारी जो हमने सीएसएस अभी लिखी ना, ये सीएसएस आरजी है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा ये सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी, इसलिए जितनी भी सीएसएस लिखी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद हेडिंग टैग देखें वो सारी की सारी मैंने रिफ्रेश की, वो ज़ाया हो गई। तो मैंने जो उधर से लिखी हुई थी आरजी तौर पे वो मैंने कॉपी कर ली और उसको जाके सारी के सारी वो मैंने हेडिंग पोर्शन में डाल दिया। ये हेडिंग पोर्शन में डाल दिया, ये अब सीएसएस सारी की सारी हेडिंग पोर्शन में आ गई। बॉर्डर सॉलिड है, पैडिंग टॉप 25 है, पैडिंग बॉटम 25 है,
मार्जिन राइट और लेफ्ट दोनों 187 है। इसको सेव करते हैं, अब ये परमानेंटली स्टोर हो चुकी है। पेज को रिफ्रेश करते हैं और दोबारा वो उसके ऊपर आ चुकी होगी। चलें जी, पैडिंग, मार्जिन, बॉट, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑलमोस्ट हमारी CSS कंप्लीट हो चुकी है जी। मैंने कहा था बाकी काम आप खुद देखेंगे, तो जो चीज़ें मैंने कल बताई थी एक दफ़ा मैं आपसे मज़ीद पूछ लेता हूँ, तो वो क्या क्या थी, आपने उनको कितना देखा। तो मज़ीद जो चीज़ें रहती हैं वो यहाँ से मैं हमको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने स्लाइड्स में पढ़ ली हैं और कुछ चीज़ें अगर रहती हैं तो वो यहाँ से उसको देख लीजिएगा। मैंने कहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आप इन सब को एक दफ़ा देखिएगा। ये CSS एडवांस है, एडवांस CSS। किसी स्टूडेंट ने, गालिबन हिना ने एक क्वेश्चन किया था कि बॉर्डर राउंड कैसे किए जाते हैं, सर्च बॉक्स राउंड नहीं हो रहा था। देखें कि ये एडवांस CSS में जाके देखेंगे, CSS राउंडेड कॉर्नर, तो कॉर्नर को राउंड करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए उन्होंने सबसे पहले ही इसको राउंड करके दिखाया हुआ है। किसी भी बॉर्डर को राउंड करना है, कैसे करना है, उसके लिए CSS यहाँ पे दी गई है। ये देखें जी, ये CSS उठाएं, इसको थोड़ा सा समझें और इसको अपने पास यूज़ करें। ये देखें हर तरह से उन्होंने उसको राउंड किया, जिस तरीके से आप करना चाहें कर लें। ये CSS दी हुई है, इसको कदरे यूज़ करें। जो चीज़ आपको समझ में ना आए उन सबको मैं आंसर करूँगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि मुझे क्यूरी करने से पहले एक दफ़ा गूगल कर लिया करें। इस तरीके से आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, गूगल मौजूद है तो उसी वक्त 1 मिनट में उससे पूछ लो ना। ये आसान तरीका है। मुझसे क्यूरी करेंगे बहुत मुश्किल होगा, मेरा टाइम है, उस टाइम के अलावा आप पूछ नहीं सकते, मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, गूगल हर वक्त अवेलेबल है। तो एक दफ़ा आप गूगल से पहले पूछ लिया करें। अगर गूगल आपको ना बताए फिर आप मुझसे पूछ लिया करें। शुरू शुरू में ऐसा होगा कि गूगल आपको नहीं बताएगा, फिर आस्ता आस्ता गूगल के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी तो गूगल हर चीज़ आपको बताना शुरू कर देगा। और वो दोस्ती कैसे होगी, आप बार बार गूगल से पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि गूगल को अपनी प्रॉब्लम कैसे बतानी है। तो जब आप गूगल को अपनी प्रॉब्लम बता देंगे तो गूगल आंसर करेगा। तो गूगल जब आंसर नहीं करता, इट मीन्स कि आप सही तरीके से गूगल को बता नहीं पाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो जब गूगल को प्रॉब्लम बतानी आ जाती है तो गूगल आंसर करना शुरू कर देता है। तो जब वो आंसर करना शुरू कर देता है तो इट मीन्स वो आपका दोस्त बन चुका है। तो आपने उसको दोस्त बनाना है, वो आपका दोस्त कभी नहीं बनेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल से क्यूरीज करना शुरू कर दें। जो प्रॉब्लम आए एक दफ़ा ज़रूर उसको गूगल किया करें पहले। जब आप गूगल कर लें, आपको नहीं आंसर आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और कुछ अगर आप ये क्वेश्चन करें मुझसे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, इसको गूगल कैसे करेंगे। तो एक तो ये है कि मैं उसका आंसर दे दूं इमीडिएटली, और एक ये है कि आप मुझसे पूछें कि इसको गूगल कैसे करेंगे, गूगल से ये चीज़ कैसे पूछेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुछ लोग ऐसा भी पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल 2-4 दफ़ा आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। गूगल कीवर्ड्स को समझता है तो गूगल को कीवर्ड्स बताएं, बस वो कीवर्ड्स बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए कीवर्ड क्या होगा, राउंडेड कॉर्नर CSS, राउंडेड कॉर्नर CSS, बस यही है। आप उसको राउंड करना चाह रही हैं तो राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड CSS, कुछ भी इस तरह का लिख देते हैं, वो गूगल आपको आंसर करता है। और सेम यही पेज खोल के ले आता है आपके लिए। बॉर्डर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, कलर, ग्रेडियंट, शेडो, टेक्स्ट इफेक्ट्स और इस तरह की ये सारी चीज़ों को एक नज़र देखिएगा। ये देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह ये रिस्पॉन्सिव CSS, कल हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट वे में ऐसे चुटकियों के अंदर CSS कैसे लिखी जाएगी। टिप्स पढ़ेंगे, शॉर्टकट देखेंगे। लेकिन ज़रा शॉर्टकट उसको शॉर्टकट लगता है जो पहले लंबा चक्कर घूम के आया हो, तो उसको शॉर्टकट लगता है। जिसने लंबा चक्कर ना लगाया हो वो शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। तो आप पहले खुद से CSS लिखना सीखें, जैसा कि अभी हमने 2 दिन में सीखी, और ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से किसी एक की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बगैर ही बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये आगे तो आप नेक्स्ट वाली जो हमारा कल जो शॉर्टकट है उसको समझ पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं देखी होंगी आपने तो आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा। चलें जी, मेरा ख्याल है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कोई चीज़ रहती है तो आप ज़रा मुझे क्यूरी कीजिएगा। मेरे जहन में कुछ और नहीं आ रहा।
चलें जी, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। अब ज़रा देखिएगा, वो जो बॉक्स में आपने चीज़ों को ऐड करना, वो चीज़ें क्या हैं आपके पास? ज़रा अब चीज़ों को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। ये सबके पास इशू आएगा जिन लोगों ने ये असाइनमेंट बनाने की कोशिश की होगी कि फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ ये इनका क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार के अंदर ये आइकन यहाँ पे कैसे आएगा? ये जो सर्च आइकन है, इसी तरह ये जो माइक का आइकन है, ये यहाँ पे कैसे आएगा? तो जरा समझिएगा, ये दोनों क्या हैं? ये आइकन्स हैं। आइकन्स हैं, आइकन्स को कैसे लगाया जाता है? आइकन एज ए इमेज इनको यूज करें। छोटा स्मॉल साइज का ये इमेज है, इमेज लगाएं यहाँ पे नीचे, और इमेज लगा के इसकी विथ इसको यहाँ पे ले आए। और एक CSS की प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। तो उसमें होता यूं है कि एक HTML का टैग दूसरे HTML टैग के ऊपर आ जाता है। तो ये नीचे वाला टैग तो इनपुट टैग है, और ये जो है ये इमेज टैग फॉर एग्जांपल आप लगा लें इसको, तो ये इमेज टैग है और ये नीचे वाला इनपुट टैग है। तो इमेज टैग, दो इमेज टैग आप लगाएंगे। इस ये काम और भी बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप हैं तो मैं उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझा रहा हूँ। दो इमेज टैग, उनको ओवरफ्लो कर दें इनपुट के ऊपर, और उनकी हाइट विथ के जरिए से उनको एडजस्ट कर लें, पैडिंग, मार्जिन, लेफ्ट राइट, इस तरीके से करके आप उसको ऊपर ले आए। बस सिंपल इनफ है, कुछ मुश्किल नहीं है। कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो हम यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए मौजूद हैं। हेडर को किस टैग के साथ लिखेंगे? कुछ क्यूरीज मेरे लिए ना वो स्टिल क्लियर नहीं होती कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी मुबशिर, ये मुझे आपकी बात समझ में नहीं कि हेडर को किस टैग के साथ लिखेंगे। हेडर अलग से एक चीज़ होती है। हेडर के हेडर के लिए हेडर का टैग भी यूज़ कर लें, आप डिव टैग यूज़ कर लें, जैसे किसी और ने आपको सजेस्ट किया हुआ है। चलिए, मैं आपके साथ अभी वो शेयर करता हूँ इनविटेशन लिंक, तो आपकी क्यूरीज को फिर हम आपकी जो ज़्यादा कम्प्लेक्स क्यूरीज हैं, जो बताए बगैर समझ में नहीं आई, तो कुछ लोग जो समझते हैं कि उनको लाइव आना चाहिए, वो लाइव आके क्यूरीज कर सकते हैं। मैं आपके साथ इसको पहले शेयर कर लूँ, फिर आपकी इन क्यूरीज को देखता हूँ। ये लाइव के अंदर नीचे भी मैंने इसको डाल दिया इनविटेशन लिंक, और यहाँ पे भी मैं यूँ करता हूँ, एक पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। नहीं जी, ऐसा नहीं कीजिएगा, बॉडी एक ही होती है। सही जी। यूँ समझें कि एक इंसान के दो जिस्म और एक सर उसके ऊपर लगाया जाए, तो कोई इंजीनियरिंग करके लगा तो सकता है, लेकिन शायद वो इंसान, वो दोनों में से कोई भी इंसान नहीं बचेगा, वो इंसान नहीं रहेगा, वो मर जाएंगे दोनों। तो इसलिए एक हेडर होता है और एक बॉडी होती है उसी की। चलें जी, आसिम साहब ने आज कर लिया, ढूंढ ही लिया हमें आज। जी आसिम साहब, खैरियत से हैं आप? 2-3 दिन से आपसे बात करना जी, मुमकिन अस्सलाम नहीं हो वालेकुम पा सर। रहा। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिम साहब। आसिम साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, जी बट सर, मैंने काम किया हुआ है, जी जो आपने असाइनमेंट दी थी ना सर। जी दिखाएं ज़रा। स्क्रीन शेयर करता हूँ सर मैं आपके साथ। जी करें, आप स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा, साथ मेरी मेरी बात को भी आंसर करते रहिएगा। तो आप पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? जी, आ रही है सर आवाज़? आवाज़ तो आ रही है आपकी, मैंने कहा आप बोलते भी नहीं और साथ में स्क्रीन शेयर करने की कोशिश भी करते रहें। तो मैंने पूछा कि आप पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? जी करें, आप स्क्रीन भी
शेयर कीजिएगा, साथ में मेरी बात को भी आप समझाते रहिएगा। तो आप जो लोग भी ना लाइव आ गए ना, वो फेसबुक वाली स्ट्रीमिंग को बंद कर दें, उधर से स्ट्रीमिंग वो जो वीडियो चल रही होती है ना उसको म्यूट कर दें, ताकि आवाज़ आपस में टकराए नहीं। आसिम साहब, मैंने पूछा पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? जी सर, मैं कर रहा हूँ। मुझे ना सारी चीज़ें ये आती हैं, जो है ना CSS हो गई, HTML होगी, PHP होगी, जावास्क्रिप्ट हो गई। तो मैंने सब कुछ काम किया है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी, कहाँ आपको कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, प्रोजेक्ट्स आपने कुछ कंप्लीट किए हैं? थोड़ा सा प्रोफाइल अपना दिखाते मुझे भी। सर मैं दिखाता हूँ। पहले ये सर कल वाला जो आपने असाइनमेंट दी थी ना, ये मैं चेक करवा रहा हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सर? नहीं जी, आपकी स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई। नीचे ना बॉटम एरिया में आपको स्क्रीन नजर आएगी। मेरी स्लाइड को देखिएगा पहले, ये नीचे वाले एरिया में, ये जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, फेसबुक लाइव में देखिएगा नीचे कर्सर मेरा आपको जहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे स्क्रीन शेयर है, यहाँ से आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, मैं इधर कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। चलें, मैं वेट कर रहा हूँ। स्ट्रीम या शेयर। जी सर, आप आ गई स्क्रीन? जी, आपकी स्क्रीन मेरे पास आ गई। शेयर हो गई सर? अब सर ये देखें, कल वाली जो असाइनमेंट आपने दी थी ना, जी आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। तो जी जी, ये सर मैंने बनाया, ये जीमेल वाला आइकन लगाया, ये इमेज का लगाया है, साइन इन वाला ऑप्शन है, गूगल लगाया है, और यहाँ से ये माइक्रो आइकन लगाया है। बहुत परफेक्ट बना लिया आपने। जी सर, बिल्कुल गूगल जैसे होता है ना वैसे। नीचे मैंने ये लगाए हैं सर, ये अबाउट, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस अबाउट, और ये प्राइवेसी टर्म्स एंड चैटिंग। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम किया आपने। जी सर, एक और भी सर बनाया था मैंने इसके लिहाज से, एक ये बनाया था सर। इसमें मैंने कुछ और चीजें, ये चीजें ऐड की हैं ये सर, ये बाकी मैंने लिंक भी लगा दी है। अगर मैं जीमेल पे क्लिक करता हूं तो मतलब डायरेक्टली जीमेल पे ओपन हो जाएगी मेरी जीमेल ना सर। यहां से देखिए, डायरेक्टली मैं जीमेल पे चला गया हूं। अच्छा, इसके अलावा सर और जो था, ये जो इसमें था, इसमें मैंने भी ये लगाया हुआ है, इमेज पे भी लिंक लगाया हुआ है, जीमेल पे भी लिंक लगाया हुआ है, ये मैंने लगाए हुए हैं इस पे। और एक और मैंने सर ये रजिस्ट्रेशन वाली जो आपने बनाई, कहा था ना कि ये भी मैंने बनाई थी। देखें, काफी दिनों से आपसे लाइव नहीं आ सका सर मैं, तो आपको चेक नहीं करवा सका। तो इसमें से मैंने jQuery को भी यूज किया है। देखिए सर, रीसेट करता हूँ तो वो खत्म हो जाता है। अगर मैं सबमिट पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे मांगता है कि प्लीज प्रोवाइड यूर नेम। सही, ठीक है सर। अगर मैं नेम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ मोहम्मद आसिम साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा काम किया। मजीद आसिम, ये सर मैं अगर मोहम्मद आसिम दे देता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ तो वो मुझे अगली हिंट देगा कि फादर नेम एंटर करें। बहुत अच्छी बात है। ये आपने JS में कुछ काम किया होगा। बहरहाल ये इंशाल्लाह इसको भी हमने पढ़ना है, लेकिन आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। लेकिन आपने पहले से आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से किया है? कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाई हुई, कोई ऑनलाइन आपने सर मैंने सॉफ्टवेयर OLX साइट नहीं है, OLX जैसे इस टाइप की एक वेबसाइट डिजाइन की थी सर मैंने अपनी ना। डिजाइन की थी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लाइंट्स को बना के दी हो, कोई लाइव आपका पोर्टफोलियो हो, कुछ वो बताएं ना, मुझे अंदाजा हो कि आप किस लेवल की ये सर मैं एक्सपर्टीज है। मैं दिखाता हूँ सर। ये सर ये मैंने एक बनाया था, ये योको किचन जापानीज कुकिंग क्लासेस का। सही, ये किसी क्लाइंट के लिए मुझे क्लाइंट ने सर दिया था। नहीं सर, एक क्लाइंट के लिए था। उन्होंने मुझे ये पैटर्न दिया था, उसने कहा था कि इस टाइप का मतलब मुझे बना के दें। तो ये मैंने फिर डिजाइन उनको करके दिया था। यहाँ से मतलब नीचे मैंने ये भी लगाया था इसका वो जो है सही कंटेंट इधर हो गया। ये सर एक ये बनाया था, और एक और सर जी सर मैंने कहा, और ये एक मैंने बनाया था। ठीक है सर, बॉस सॉफ्टवेयर हाउस, ये मैंने एक डिजाइन किया था।
ये भी मतलब एक क्लाइंट की तरफ ये से था। फ्रंट एंड की चीजें हैं, ये सब फ्रंट एंड है। आपने कोई अभी ये डिजाइन है, जी कोई सर, रियल इसमें टाइम मैंने वीडियो भी ऐड की और थी। इंटरेक्टिव किस्म का। जी जी बिल्कुल सर, ये मार्क्यू भी लगाया हुआ है मैंने इसमें। ठीक है, यहाँ पे वीडियो लगी हुई है, मतलब ये वीडियो प्ले हो जाएगी। सही। ठीक है सर, इसी तरह ऑडियो की भी है। और पीएचपी पे ज़ैन पे भी मैंने काम सर किया है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा सर। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह ना आप हमारे साथ चलते रहिए, इंशाल्लाह बहुत सारी आप नई चीज़ें सीखेंगे। ये जी जी प्रोफेशनल सर, किस्म जरूर। की ट्रेनिंग है, तो ये ना समझिएगा कि मुझे जी ये सर। चीज़ें पहले से आती हैं। मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं ना, हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने जी ये सर। पहले 2 सेमेस्टर में उनको पढ़ा होता है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इनको यूटिलाइज करके जी पैसे कैसे कमाएंगे, क्लाइंट को सेटिस्फाई इन स्किल से कैसे करेंगे। तो बहरहाल जज़ाकल्लाह आसिफ जी साहब, जी, बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी, ज़ीशान शाहिद, ज़ीशान साहब आपकी कोई क्वेरी? ज़ीशान साहब हमें जा चुके हैं जी। आज ऐसा करते हैं, असाइनमेंट ना आप मुझे मेल करें सब लोग, जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया वो मुझे मेल करेंगे। तो ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुबशिर हसन हुसैन तशरीफ लाए हैं जी। मुबशिर साहब कोई आपकी क्यूरी? तो ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सब लोग जिन लोगों ने असाइनमेंट बनाई है वो असाइनमेंट मेरे साथ शेयर करेंगे वाया ईमेल। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने फॉर्म बनाने की ट्राई की थी, लेकिन कुछ इस तरह की इनपुट मेरे पास आई है, लेकिन इसको आगे जो स्टाइलिंग करनी है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जरा एक मिनट जी, दिखाइएगा। स्क्रीन शेयर किया आपने? जी जी, स्क्रीन शेयर है सर। जी, क्या इशू आया आपको? सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है जीमेल, इमेजेस और साइन इन, ये मैंने एक लिस्ट बना के उसको नेविगेशन लिंक दिए थे, ठीक है। तो लेकिन इसको जब मैंने इस साइड पे लेके आना है कि वो तो ऊपर हेडर के तौर पे कि ये वो बिल्कुल चलें, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ में नहीं आई, ज़रा सुनिएगा, मैं 2-4 बातें बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। आज हमने एक फ्लोट एट्रीब्यूट पढ़ा। जी जी फ्लोट एट्रीब्यूट से राइट लेफ्ट चीज़ें हो जाएंगी। फ्लोट एट्रीब्यूट को आप देखिएगा, प्रॉपर्टी को देखिएगा, फिर उसके बाद मार्जिन के ज़रिए से आप चीज़ों को राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन के सही है। ज़रिए से उनको पोजीशन कर सकते हैं। विड्थ और हाइट के ज़रिए से चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। सही है जी। ठीक है सर। 4-5 प्रॉपर्टी से ये एडजस्ट होंगी, मार्जिन से, विड्थ और हाइट से और फ्लोट प्रॉपर्टी से। ये ठीक है सर। 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, इनसे ये सारा कुछ यूज हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा ये हो जाएंगी। सही है जी। चलें ठीक है सर, सही है। सही है, ओके। कोशिश ओके कीजिएगा। सर। ओके जी। जी उमर, जी उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये स्टूडेंट ने कहा कि ऊपर वाला हेडर इमेज। जी सर स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट। जी आपकी स्क्रीन मेरे साथ शेयर है। ओके सर, ये थोड़ा सिस्टम अनरिस्पॉन्डिंग में चला गया चलें है। कोई नहीं, आप पहले से चीज़ों को खोल के रखा करें, फिर से मेरे साथ सर लाइव आया करें। ये पेज जो जिस तरह से आपने कहा था ये डिज़ाइन किया है थोड़ा सा। सर मेरे साथ जो मेरा लाइक मेरे जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है, और वेब एपीआई को कॉल मैं कर लेता हूँ, डॉट नेट की डेवलपमेंट मैंने की हुई है। सिर्फ मेरा प्रॉब्लम जो है वो सीएसएस की डिज़ाइनिंग का है।
और कल मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी सिर्फ ये सिंपल सा पेज बनाने के लिए। तो ये कोई जिस इशू तरह नहीं से है, आप आप करते रहें, कोशिश करते रहें, जारी रखें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है ये भी। ठीक है, मुझे ये आइकन नहीं मिल रहा था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली आइकन लेके यहाँ पे लगा दिया, ये जी वाली जगह पे। हाँ सही, तो वो ठीक प्रोफाइल पे वैसे ही जैसे जी ठीक है। मैंने एक बात आपको बताई कि अभी हमने बताया कि वो आइकन यहाँ पे सर्च वाला आइकन और गूगल वो जो मेल माइक की वाला प्रोफाइल आइकन पिक वो आ रही सर्च होती बार में कैसे है। लगाते हैं वो मैंने बताया था, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा। सही है जी? सर कौन सा, वो वाला? अच्छा जी सर, हाँ बिल्कुल जी, वो मैं जो ट्राई सर्च बार करूँगा। के बस अंदर दो आइकन लग रहे हैं वो भी वहाँ पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। जी जी, बस मैं कोड दिखाना और चाह इसके रहा था अलावा ना आपको। कुछ चीज़ें ये हैं, मेरी ज़रा स्क्रीन को अगर आप दोबारा देखेंगे तो अगर गूगल बार के नीचे ना अब फ्रीक्वेंटली जो विजिटेड साइट्स होती हैं ना वो 2 रोज में आ रही होती हैं, 2-3 रोज में, तो कोशिश करें वो भी आप ठीक लोग है बना लें। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? जी सर, कोड दिखाना चाह रहा था। कोड मैंने इस तरह से किया है, फॉर एग्जांपल ये 2 डिव्स बनाई हैं और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं हेडर वाली, वो जीमेल और इमेजेस, और 2 इमेजेस वो पहले डिव में डाल दिए, दूसरी डिव में इसको इस तरह से किया है। और सही है, अ, और इंडेक्स डॉट सी एस एस की एक क्लास फाइल बनाई है। ठीक है, इस फाइल के अंदर सारा जो है सी एस एस लिखी है। सही। तो वो जिस तरह से आपने कहा उसको भी मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सर इसमें कोई शुक्रिया। और फीडबैक? अभी मैंने जो था वो बता दिया। ठीक है मेरी तरफ से बहुत कुछ नहीं, आप आपकी भी क्वेरी है तो कर सकते हैं मजीद। बस सर यही है कि मुझे ये जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें हैं, कलर्स है और मतलब सारा कुछ पता है, लेकिन जब मुझे सारे कंपोनेंट्स को लगाना होता है सीएसएस के लिए या कोई एक पेज डिज़ाइन करने के लिए, वहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टी फील होती है। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस, इसीलिए बोला जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ वो करते जाएं और इंशाल्लाह मेरी जो ट्रिक्स होंगी ना वो साथ साथ आती रहेंगी। तो आप कंटिन्यूसली लेक्चर को लेते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप के अंदर ये जो आपको फीलिंग आती है ना मुश्किल हो जाता है काम करना, ये आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप कॉन्फिडेंट होकर काम करेंगे और आपसे सही सही चीज़ें स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मिस ना कीजिएगा, प्रैक्टिस साथ करते रहिएगा, प्रॉब्लम आए तो मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा, मुझे बताइएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू। जी, उमैर अशरफ, अमानुल्लाह। सर जी सर जो है ना, मैंने ज़्यादा टाइम सर मैनेज नहीं कर सका, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना मैं कर सकूँ उतना मैं कर लूँ। मैंने वो जो आपने कल बताया था ना राउंडेड शेप्स, मैंने वो बनाकर ये अपना गूगल का पेज कुछ इतना बना लिया, लेकिन मैं बड़ा पुरअज़्म हूँ कि मैं बाकी भी बना लूँगा। शुक्रिया, सर बहुत आपको जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत अच्छा उम्दा है। ये मेरे कुछ पास काम गूगल आगे कुछ इस तरह का शो हो रहा था सर, इस तरह की शेप का हाँ गूगल मेरे ठीक पास है। शो हो रहा था। मैंने बिल्कुल सर वैसे मतलब जो है ना लिंक्स भी हैं सारे, और ये बॉक्स मैंने खुद बना के यहाँ लगा लिए, साइन इन के बटन वगैरह ना। तो अभी मैं ज़बरदस्त। इसका थोड़ा साइज चेंज कर लूंगा और वो फ्लोट के आइकॉन भी इस पे लगा के आज मैं कोशिश हम्म, करूंगा इसको पूरा कर लूंगा सर। हम्म। और उसके अलावा सर मेरी एक क्यूरी ये थी, वो आप जो बता रहे थे कि प्लस सॉरी कंट्रोल और अपर की के साथ सर वो मुझसे हो नहीं रहा। कंट्रोल और अपर की मतलब क्या? सर वो क्या? साइज चेंज कर रहे थे ना आप, इमेजेस का साइज, और अभी आप पैडिंग और मार्जिन भी कर रहे थे वो इससे कंट्रोल और नहीं अपर नहीं, और डाउन। कंट्रोल अपर की से नहीं मैं कर रहा था, वो तो वो जो आप राइट लेफ्ट और वो जो कीबोर्ड के वो जो नहीं होते कंट्रोल अप हाँ जी डाउन एरो जो होते हैं कीबोर्ड पे हाँ जी बने हाँ हुए, जी हाँ उनके जी। जरिए से उनके जरिए सर से कर रहा था। वो हो नहीं रहा था सर, मैंने वो प्लस माइनस से भी ट्राई किया और नहीं नहीं, अप वो डाउन। देखे ना, जरा बात को समझिएगा, मैं अभी बताता हूँ, जरा दोबारा मैं बताता हूँ, हाँ जी मैं दोबारा बताता हूँ। मेरी स्क्रीन को देखिएगा आप जरा, आपकी स्क्रीन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सॉरी, ये तो मैं कर देता हूँ सर। चलें, शुक्रिया। अब जरा मेरी स्क्रीन को देखिएगा, अभी आपको नजर आएंगे। यहाँ पे चले गए, हाँ जी इसको सिलेक्ट किया, किसी भी को भी इसको हाँ सिलेक्ट जी किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट वाले एरिया में आए, जो भी आपने जी लिखना है यहाँ पे लिखें। विड्थ मैंने इसकी लिखी
और विथ को मैं 100 कर लिया, कुछ भी शुरू में लिख दिया पिक्सल। अब मेरा जो एरो है ना वो वहीं पे है अभी, ये लेकिन ब्लिंक कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल। ब्लिंक कर रहा है। अब मैं इसको अप डाउन करने लगा हूँ, अप करता हूँ तो ये ऊपर जाता है, डाउन करता हूँ तो ये नीचे जाएगा। समझ में आ रही है? अब मैं अप वाले की को प्रेस किया हुआ है। मैं अगर आप बिल्कुल कहीं ठीक और हूँ। क्लिक करके करेंगे तो फिर वो चूंकि फोकस हट जाएगा तो वो किसी और फिर अप डाउन काम नहीं करेगा, इधर ही फोकस हो। अभी देखे ना ये वो वहीं पे हाँ जी फोकस है, मैं कहीं और क्लिक नहीं किया हुआ, वहीं पे क्लिक है, तो इसलिए वो आगे पीछे चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल ठीक समझ हो में आ गया गई? सर, मैं इसको, हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, मैं इसको ट्राई करता हूँ सर। चलें, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। जी अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी आप स्क्रीन नज़र आ रही है। सर जी ये मैंने फॉर्म बनाया है, पेज बनाया है, गूगल पेज। तो सही। कल कल का सारा दिन मेरा यही इसी काम पे लग गया, बहुत मुश्किल से ये तैयार हुआ है, कुछ गूगल से हेल्प ली है, कुछ यूट्यूब से, इस तरह का ना। ये देखिए ये आइकॉन भी मैंने लगाया है, सर्च बार ये भी आप बहुत उम्दा बनाया एफर्ट है अमानुल्लाह साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। और है। जो मेहनत है ना उसी के बाद कुछ ना कुछ फल मिलता है। आपने मेहनत की, इंशाल्लाह आइंदा से आपको इतना वक्त नहीं लगेगा। एक दफ़ा 2-4 दफ़ा ज़्यादा वक्त लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोडिंग पे आदमी यूज टू हो जाता है। और आइंदा हम आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ी मेहनत से ही आपका कोई काम हो जाएगा। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, हमारा काम है मेहनत करना, इंशाल्लाह इसका अजर भी मिलेगा। इंशाल्लाह शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। जी कोई और किसी की क्यूरी जी? अच्छा जी, अब मैं ज़रा साइड में देख लेता हूँ लोगों की क्यूरीज को। आ रहा है तो वो ज़रा डिस्कस कर सकते हैं। जी असाइनमेंट्स ही चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे। मैंने वैसे कहा था असाइनमेंट्स आप मुझे मेल भी कर दें, तो तमाम लोग, आप जिन लोगों ने असाइनमेंट्स किए हैं वो मेल कीजिएगा। और आपके लिए प्रोफाइल उम्मीद है सबके कंप्लीट हो गए होंगे। मुझे कल टाइम नहीं मिला तो मैं अभी वो आपके साथ अभी 2-4 मिनट में वो शेयर करता हूँ गूगल फॉर्म का लिंक। अपर हेडर कैसे बनाना है, एक स्टूडेंट ने कोई क्यूरी की हुई है, मैंने अभी बताया उसको कि अपर हेडर कैसे बनाना है। कि लिंक वो जो जो चीज़ें भी आपने बनानी है, इमेजेस 2 आइकन्स लगाने हैं और उन आइकन्स को राइट लेफ्ट टॉप बॉटम और मार्जिन और पैडिंग और इसी तरीके से फ्लोट प्रॉपर्टीज को यूज करके उनको सेट किया जा सकता है। मार्जिन, पैडिंग, फ्लोट, बॉर्डर, इन चीज़ों से उनको इन 4-5 प्रॉपर्टी से वो एडजस्ट हो जाएगा। आप जरा कोशिश कीजिएगा इन 4-5 प्रॉपर्टीज जो आज हमने पढ़ी हैं उनको यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह बना पाएंगे ऊपर वाला अपर हेडर। जी आपकी क्यूरीज को मैं ज़रा पढ़ रहा हूँ। अगर आप किसी और साइड की कोई क्यूरी हो तो वो तशरीफ ले आएँ और कर सकते हैं। ब्लैक पेज भी पता चल गया जी, आईडी बोलते हैं शहजाद साहब, ब्लैक पेज नहीं इसको बोलते। सबलाइम टेक्स्ट इसका नाम है, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा जी, हमारे पास चंद मिनट्स हैं और मैं आपकी क्यूरीज का वेट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप लोगों ने आज वो फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करना है। अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ सर अब वर्क वाला। अच्छा जी, आमिर साहब का अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ। नज़र खान सर CSS के
तो सब आप ज़रा अभी तक बात को ज़रा समझे नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए अभी चीज़ें अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। तो एक और गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, ज़रा मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ कि जिन लोगों को अभी ज़रा सही तरह ग्रिप नहीं आई CSS पे, या वो ज़रा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि ज़रा ये वीडियोस भी ज़रा सुनिएगा। CSS की ये कुछ वीडियोस मैं बता रहा हूँ, 2-2 4-4 मिनट की ये वीडियोस होंगी CSS की, तो आप इधर से सुनिएगा, कुछ आपको मज़ीद हेल्प हो जाएगी। मैं ज़रा बता दूं कौन सी वीडियोस आप सुने। इंग्लिश वाली ज़रा जल्दी हो जाती हैं। जी, ये कुछ वीडियोस आप सुनिएगा। ये वाला CSS ट्यूटोरियल मैंने YouTube में सर्च किया और ये CSS की कुछ वीडियोस हैं। आप इनमें से 15-20 सुन लीजिएगा। आपको जिन लोगों को भी CSS में कुछ कन्फ्यूजन है तो वो ये कुछ वीडियोस को भी सुन लीजिएगा। बहरहाल मैंने कोशिश की कि उनको काफ़ी कुछ पढ़ा पाऊँ, लेकिन फिर भी उनको कुछ कमी दिख रही है। तो ये वीडियोस कुछ ज़्यादा नहीं है, 6 मिनट की, 4 मिनट की, 1 मिनट की, 1-1, 2-2 मिनट की ये मोस्टली वीडियोस हैं। 3-4, 5 मिनट से छोटी वीडियोस हैं। तो 10-15 भी आप सुन लेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से CSS आ जाएगी। आप सारी ना सुनिएगा, वीकेंड पे ज़रा 10-15 वीडियो सुन लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। तो जो मज़ीद CSS को डीप में देखना चाहते हैं तो उनको ये वीडियोज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। कैसे सर्च करनी है, यूट्यूब में मैंने CSS ट्यूटोरियल लिखा और यहाँ पे जाके ये 80 वीडियोज़ की एक सीरीज़ है, 84 वीडियोज़ की एक सीरीज़ है। आप इसको देख लें, उम्मीद है ये आपको काफ़ी हेल्प होगी। हम कल बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे या फिर हम कल थोड़ा सा वर्डप्रेस को चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि कितनी तेज़ी से एक वेबसाइट बनाई जा सकती है, फिर हम स्लोली उसको कस्टमाइज़ करना शुरू करेंगे। तो जिन लोगों की CSS अभी कुछ वीक है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैंने वीडियोस रिकमेंड किए हैं। यहाँ से आप इन वीडियोस को ज़रा देख लीजिएगा। वर्क हिस्ट्री में डाल दें कोई एक आध एक्सपीरियंस, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के काम का एक्सपीरियंस डाल दें, कौन सा इतना बड़ा इशू है। वर्क एक्सपीरियंस डाल दें और जो भी चीज़ें डालनी है कुछ खुद से भी सोच लें, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगी। कौन सी असाइनमेंट सोल्यूशन का हिंट, अच्छा जी, हिंट दे दें सर, वो साइज वाला ऑप्शन अपर एरो से। चलें, शुक्रिया जी। जमशेद साहब अभी तक क्लियर नहीं है कुछ। जी, ये जावेद इकबाल साहब की क्यूरी है। जावेद साहब ज़रा स्क्रीन को देखिएगा, आपको समझ में आएगी वो कैसे लिखते हैं। ये देखिएगा, इस पेज पे गए, मैंने इसको बंद कर दिया, बंद कर दी। अब ज़रा इसको ओपन करना है। पेज पे कहीं पे भी जाके, किसी भी एरिया पे जाके राइट क्लिक करें, माउस के जरिए से राइट क्लिक। मैंने ये राइट क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गई मेरे सामने। और नीचे जाएं, सबसे नीचे ये इंस्पेक्ट का एक वर्ड लगा हुआ, ये क्रोम में आपको ऐसे नजर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्रोम ब्राउजर जो है, गूगल का क्रोम ब्राउजर जो है, इसमें ये ऐसे होगा। इंस्पेक्ट को जैसे मैंने हिट किया तो ये नीचे नजर आएगी। किसी के पास ये साइड एरिया में नजर आएगी, किसी के पास लेफ्ट एरिया में, और मेरे पास ये नीचे शो हो रही है। तो ये इधर HTML शो होती है और इधर सारे के सारे एरिया में CSS होती है। और अगर आप कहीं इसकी साइड को, पोजीशन को चेंज करना चाहें तो ये क्रॉस का बटन है, इसके साथ ये डॉट्स बने हुए हैं। डॉट्स के साथ ये मुख्तलिफ एरिया में इसको लिया जा सकता है। मैं इसको लेफ्ट में लेके जाता हूँ तो ये लेफ्ट एरिया में आ गई। ऊपर HTML, नीचे CSS। मैं इसकी पोजीशन को लेफ्ट और मजीद लेफ्ट में लेके जाना था तो ये लेफ्ट में आ चुकी है इधर। तो मैं इसको बॉटम में लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ से ये देखें, ये दरमियान वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बॉटम में चली जाएगी। तो जैसे मर्जी आप इसको चाहें सेट एडजस्ट कर सकते हैं, ये इस एरो के जरिए से। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी।
जी आज कर दीजिएगा, कल कर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट देनी है और वो अब आप पिछली कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट आएगी। आज चले मैं वैसे सोच तो रहा था कि नेक्स्ट असाइनमेंट आज ही आपको दूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं की, कंप्लीट नहीं की, तो इसलिए मैं इसको कल करूँगा। कल नेक्स्ट असाइनमेंट आ जाएगी, तो आप कोशिश करें कि इसको कल तक कंप्लीट कर लें। जी जिप फाइल बना के, जो भी लोग मुझे कोड ईमेल करें तो जिप फाइल बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। और जी बिल्कुल जिप फाइल बना के सेंड करेंगे, इंशाल्लाह वो स्मूथली मिल जाएगी। चलिए जी लेक्चर को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट सबकी क्यूरीज आंसर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम।